पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। उपचुनाव के मद्देनजर 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई 2024 को स्पेशल अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी अवकाश मिलेगा। इस बारे में पंजाब जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिला में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत वोटर्स के लिए भी 10 जुलाई को विशेष अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में पंजीकृत मतदाताओं जो सरकारी, अर्ध सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं उनके लिए विशेष अवकाश ये घोषित किया गया है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं जो अन्य स्थानों में भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस अवकाश का प्रावधान रखा गया। यानी कि सीधे तौर पर इन उपचुनावों तथा जो पड़ोसी राज्यों में बाई इलेक्शन हो रहा है उसके लिए अगर हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से, चाहे वो शिमला में हो, भरमौर में हो, किन्नौर में हो, अगर वह उस क्षेत्र का रजिस्टर्ड वोटर है जहां पर मतदान हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को 10 जुलाई का स्पेशल अवकाश दिया गया है। जीओआईटी के रिजल्ट को लेकर लंबे समय से इंतजार है तमाम प्रार्थियों को, कैंडिडेट्स को, लेकिन अब जीओआईटी का शेड्यूल तैयार कर लिया है और सबसे पहले पोस्ट कोड संख्या 817 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 15 जुलाई को इसकी डेडलाइन तय की गई है। 1867 में से 1855 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। यानी कि जो राज्य चयन आयोग रिक्वेजिशन सरकार को भेजेगा, विभागों को भेजेगा, वो 1855 पदों के लिए भेजेगा क्योंकि 12 पोस्टों की यहां पर मेरिट तैयार नहीं करेगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह कि 7 पोस्ट का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ केस बने हैं, 7 कैंडिडेट्स के खिलाफ जीओआईटी 817 में केस बने हैं, इसके अगेंस्ट 8, इसके चलते 7 पदों का रिजल्ट होल्ड कर लिया है। जब उनका फैसला होगा फिर उसकी मेरिट जारी की जाएगी। इसके अलावा 5 पद ऐसे थे जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में भरे जाने थे, यानी कि अपने ही स्टाफ की भर्ती होनी थी। लेकिन अब चूंकि राज्य सरकार ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया है, राज्य चयन आयोग गठित किया गया है जो कि डेपुटेशन पे कर्मचारी लिए गए हैं, इसके चलते ये 5 पद भी निरस्त कर दिए हैं। यानी कि इन 12 पदों के लिए रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। जीओआईटी 817 की कुल 1867 पद थे जिसके लिए भर्ती हुई थी। 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। राज्य चयन आयोग के चेयरमैन आर.के. पुर्थी ने बताया कि 30 जून तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। 10 जुलाई तक मेरिट और सीनियरिटी तैयार की जाएगी और 15 जुलाई से पहले सरकार को इसकी रिक्वेजिशन भेज दी जाएगी। इसके बाद दूसरे पोस्ट कोड के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी चाहे जेबीटी बैच वाइज हो या टीजीटी कमीशन हो, इसकी नियुक्ति को भी पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसके भी अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर लिए गए हैं। सिरमौर, शिमला और चंबा 90% नए अध्यापकों को इन क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र दिए जाने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। 400 विदाउट टीचर वाले स्कूलों में इन नए कैंडिडेट्स को, नए टीचर्स को भेजा जा रहा है, जबकि 3000 सिंगल टीचर वाले, लेकिन 3000 सिंगल टीचर वाले भी वहां पर नंबर देखा जा रहा है। यानी कि ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ हैं, मसलन अगर जहां पर 50 बच्चे हैं, टीचर 1 है, उसके लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे 50 से 49, 48, 47, 46, 45, यानी कि ज्यादा टीचर कहाँ हैं प्रायोरिटी पर, वहां अपॉइंटमेंट दी गई है। इसका पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज और कल 2 दिन हमारे जिस प्रकार से वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश में आया है उसके लिए तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। उनका कहना है कि वित्त आयोग के वापस जाते ही हम इसकी
की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि डेडलाइन हमने 1 जुलाई रखी थी कि 1 जुलाई से टीजीटी को और जेबीटी को हम नियुक्ति पत्र देंगे। साथ में क्योंकि हमने चूंकि 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, इसके चलते हमने चुनाव आयोग को भी लिखा है और 1-2 दिन में चुनाव आयोग से भी चिट्ठी आ जाएगी। इसके बाद हम नियुक्ति पत्र देना शुरू कर देंगे। रोहित ठाकुर ने साफ कहा कि हमने मुख्यमंत्री की सहमति से अब पूरे स्टेशन तय कर लिए हैं किस कैंडिडेट्स को कहां स्टेशन देना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। उन्होंने कहा कि एक बार अपॉइंटमेंट पत्र जारी होने के बाद किसी भी टीचर की एडजस्टमेंट नहीं होगी, कोई भी अपनी एडजस्टमेंट नहीं करवा पाएगा। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल दस्तक के माध्यम से उनसे आग्रह भी किया कि ना आप तो किसी डीओ नोट के चक्कर में पड़े, ना आप शिमला के चक्कर लगाएं, चुपचाप आपको जो स्टेशन अलॉट किया जाएगा वहां पे ज्वाइनिंग दे दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज भर्ती की है वह शिक्षा के अलग को जगाने के लिए की है, खाली स्कूलों की रिक्तियों को भरने के लिए की है, ना कि नए अध्यापकों को या नए युवाओं को रोजगार देने के साथ उनकी सहूलियत के लिए यह पद निकाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सहमति से कैबिनेट में भी ये पूरी तरह से आश्वस्त करवा लिया गया कि कोई एडजस्टमेंट का नोट ना दें, कोई प्रेशर ना बताएं। विधायकों को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि राज्य सरकार की मंशा है कि जितने भी ये नए टीचर्स अब हमने रखने हैं, जिनके पूरी तरह से जिनका मसौदा तैयार कर लिया और सिर्फ उन्हें नियुक्ति पत्र उनका जारी करना, उनके ऑर्डर जारी करने हैं, वह एडजस्टमेंट के चक्कर में ना पड़े। हिमाचल प्रदेश में 16वें वित्त आयोग की टीम पहुंच गई है। 16वें वित्त आयोग के 3 दिन तक हिमाचल के दौरे पर रहेगी और वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में प्रदेश पहुंची वित्त आयोग की टीम आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा सरकार के तमाम मंत्री, पूरी कैबिनेट और प्रदेश सरकार के अधिकारी, इनकी आपस में मंत्रणा हुई पीटरॉब में। और इस दौरान वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश का पक्ष भी सुना, समस्याएं भी सुनी। इस दौरान हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी को बढ़ाने का आग्रह भी किया। फाइनेंस कमीशन के साथ मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कमीशन को बताया गया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में आरडीजी 10-10 हजार करोड़ रुपए मिल रही थी, अब वह घटकर 3,000 करोड़ रह गई है। मुख्यमंत्री ने कहा पूर्व बीजेपी सरकार ने स्टेट को कर्जदार बनाया, पुराना कर्ज चुकाने के लिए अब हिमाचल सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा पानी और जंगल यानी जल जंगल हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा है, लेकिन जब वाटर सेस पानी पर लगाया गया तो कोर्ट से स्टे लग गया। प्रदेश के 68% जमीन पर जंगल है, उस पर बैन लग रखा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की ना तो वन संपदा को बेच जा सकता है, ना वाटर पर सेस लिया जा सकता। जो कानूनी अड़चनें हैं वो बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश के लिए बाधा बन रही है। इन सब चीजों को देखते हुए हिमाचल को आरडीजी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट ने फाइनेंस कमीशन से आग्रह किया कि आपदा से पहाड़ों और मैदानी राज्यों को ग्रांट देने का अलग अलग मापदंड होना चाहिए। पहाड़ों पर लागत मैदानी राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैदानी और पहाड़ी राज्यों को आपदा फंड देने का पैमाना एक जैसा नहीं होना चाहिए। वहीं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आयोग ने स्टेट की समस्याएं सुन ली हैं। कमीशन ने हिमाचल प्रदेश से शुरुआत की है। 16वें वित्त आयोग में बजट का आवंटन को लेकर क्या मापदंड रहेंगे, इस स्टेज पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स का भी अभी असेसमेंट होना है, इस आधार पर हिमाचल प्रदेश को बजट का आवंटन किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सहित उनके कैबिनेट मंत्री वित्तीय स्थिति को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इसके जरिए सरकार 2026 से 5 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा आरडीजी ग्रांट लेने का प्रयास किया। फाइनेंस कमीशन विपक्षी दलों के साथ साथ शहरी निकायों, पंचायत जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज कमीशन की वित्त आयोग की मीटिंग में उपस्थित रहे। इसके बाद ये टीम आगामी 5 सालों के लिए आर्थिक मदद को लेकर एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी। 1 अप्रैल 2026 से वित्त आयोग की सिफारिशें हिमाचल प्रदेश में लागू होंगी। इन्हीं सिफारिशों के तहत राज्यों को राजस्व का वितरण होगा। यदि हिमाचल सरकार को ज्यादा आरडीजी मिलती है
है तो 2026 के बाद अगले 5 साल आराम से हिमाचल प्रदेश में निकल जाएंगे। अगर इसमें कटौती की गई तो राज्य सरकार की आर्थिक सेहत बड़ी तेजी से खराब हो जाएगी। यहाँ पर ओल्ड पेंशन, जो कि एक टेंशन वाली बात बन गई, हम कई दिनों से कह रहे थे कि वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल प्रदेश के लिए 2 बड़े मुद्दे होंगे। ओल्ड पेंशन जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने यहाँ पर बहाल की है, दूसरा महिलाओं को 1500। आज ये दोनों गारंटियां वित्त आयोग को अखर गई और साफ तौर पर वित्त आयोग ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी गई है, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, इसको स्टडी किया जाएगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश में आय के स्रोत क्या हैं, खर्चों में कितनी कटौती की है, किस फंड से ये 2 बड़ी सौगातें हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों का मॉडल भी स्टडी किया जाएगा कि वहां पर ओपीएस ना देने के क्या परिणाम है और यहां पर जो ओपीएस दी गई है इसके चलते हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत पर क्या नफा नुकसान होगा। यानी कि वित्त आयोग ने इशारों में सुक्खू सरकार को यह बड़ा इंडिकेशन दे दिया है कि आपने नॉर्म्स के अंगेंस्ट जाकर आपने ओल्ड पेंशन बहाल की है, आपने महिलाओं को 1500 रुपए अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। और वित्त आयोग ने यह भी इंडिकेशन दिया कि ये दोनों फैसले सरकार के लिए खतरे की घंटी है। यानी कि आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश में ऐसा दौर आ सकता है कि कर्मचारियों को पेंशन तो दूर, वेतन के लाले पड़ सकते हैं, हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यही 2 चीजें केंद्रीय वित्त आयोग को अखर गई हैं, 16वें वित्त आयोग को अखर गई हैं। इससे पहले 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल सरकार को अपनी प्रतिबद्धता देनदारियां कम करने को कहा था, लेकिन वेतन की अदायगी और कुछ चुनावी फैसलों के कारण कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होने वाला पैसा 26% से बढ़कर 30% पहुंच गया है। यहां पर सिर्फ सैलरी 26 से बढ़कर 30% हुई है और पेंशन के बाद यह आंकड़ा काफी ऊपर चला जाएगा। बहरहाल राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का निर्णय भी लिया है। इससे 16वें वित्त आयोग की अवधि में पेंशन देनदारी और बढ़ेगी, मुसीबतें और ज्यादा यहां पर बड़ी हो जाएंगी। बहरहाल यहां पर वित्त आयोग कल भी हिमाचल प्रदेश रहेगा, फील्ड का दौरा भी करेगा। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, करीब 1-1.5 साल इस पूरे प्रोसेस में लगेगा। फिर जो वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश के 5 साल के लिए यहां पर आर्थिक पैकेज जारी करेगा वह 1 अप्रैल 2026 से जारी होगा। हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में एक बार फिर नामी कंपनियों की घुसपैठ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके यहां पर सरकारी डिपुओं पर अब दाल तेल से लेकर दूसरे प्रोडक्ट को भी नामी कंपनियां लॉन्च करने की तैयारी में है। क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ा यानी कि जो एक ग्राहकों का एक केंद्र है वो सरकारी डिपो है, जहां पर सब्सिडाइज दालें मिलती हैं, दूसरा राशन मिलता है। अब नामी कंपनियां खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर गोदरेज, टाटा, पतंजलि, सफोला जैसी कंपनियां घुसपैठ करके डिपुओं में आना चाहती हैं ताकि जनता को उनका प्रोडक्ट बेचा जा सके और इस पर बड़े स्तर पर वे छूट देने का ऐलान भी कर रही हैं। और इस पर सरकार ने एमओयू साइन करने की बात कही है और कहा जा रहा डिपार्टमेंट की तरफ से कि बाकायदा कंपनियों से एमओयू साइन किया जाएगा। इसके बाद हेयर ऑयल, देसी घी, शैम्पू, साबुन, ब्लेड, चाय पत्ती, जीरा, धनिया, तमाम वस्तुएं डिपुओं पर मुहैया करवाई जाएंगी। यानी कि सीधा यहां पर सीधा रास्ता है कि डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ सांठ-गांठ कर लो और सस्ते राशन की दुकानों पर नामी कंपनियां घुसपैठ करके अपने प्रोडक्ट पहुंचा दे, ताकि जनता को यह प्रलोभन दिया जा सके कि हम सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। बहरहाल खाद्य विभाग पूरी तरह से नामी कंपनियों पर मेहरबान है। लगातार खाद्य निदेशालय में मीटिंगों का दौर चल रहा है और इस बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछली बरसात में तबाह हुए स्कूलों के छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने शिक्षा विभाग को इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। छात्रों को सुरक्षित स्थानों में बैठाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में पिछले साल 1000 स्कूल बरसात से तबाह हुए थे। मंडी, कांगड़ा, मनाली में सबसे ज़्यादा असुरक्षित स्कूल थे। नदी नालों के समीप बने इन स्कूलों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने विभाग से इस बारे में रिपोर्ट भी तलब की थी। 2000 स्कूल ऐसे हैं जो आधे अधूरे डैमेज हुए थे। सरकार ने आदेश दिए कि ऐसे स्कूलों के ऐसे क्लासरूम में छात्रों को ना बिठाया जाए जिसमें दरारें आ चुकी हैं, अनसेफ हो चुकी हैं। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि खतरे की जद वाले स्कूलों से छात्रों को निजी भवनों में शिफ्ट करवाया जाए। इसमें किराए का खर्चा सरकार वहन करेगी।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज भीमा काली टेम्पल ट्रस्ट रामपुर बुशहर की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका 5,000 रुपये कोष सहित खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी के बेदखली आदेशों को जायज ठहराते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। मामले के अनुसार मंदिर ट्रस्ट ने कस्बा बाजार रामपुर बुशहर में अपनी संपत्ति पर एक मंजिला इमारत बना रखी थी। इस पुरानी इमारत को ट्रस्ट ने प्रार्थी की माता बाई देवी को किराए पर दे रखा था। बाई देवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ने टेम्पल ट्रस्ट के साथ उक्त संपत्ति को लेकर कोई इकरारनामा नहीं किया, इसलिए वर्ष 1995 में टेम्पल ट्रस्ट ने प्रार्थी की बेदखली हेतु रामपुर स्थित आयुक्त कार्यालय में मामला दर्ज करवाया था। 20 मार्च 2007 को प्रार्थी और टेम्पल ट्रस्ट में समझौता हुआ था, जिसके अनुसार प्रार्थी इमारत खाली करनी थी और टेम्पल ट्रस्ट द्वारा नई इमारत बनाए जाने पर उसे एक दुकान किराए पर दी जानी थी। इस समझौते को देखते हुए रामपुर आयुक्त कोर्ट ने टेम्पल ट्रस्ट की याचिका का निपटारा कर दिया। हिमाचल पुलिस के 2 अफसरों को लेकर जिस प्रकार की आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, डीआईजी जी शिवा कुमार 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इन्हें हिमाचल सरकार ने रिलीव कर दिया है। सेंट्रल जोन मंडी में ये तैनात थे और इन्हें अब सीआईसीएफ में 5 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन दिया गया है। सबसे बड़ी बात है जी शिवा कुमार अब दिल्ली एयरपोर्ट में सुरक्षा का जिम्मा देखेंगे। पूरे के पूरे दिल्ली एयरपोर्ट में सुरक्षा का जिम्मा इनके हवाले होगा। इसी के साथ वर्ष 2010 बैच की सौम्या साम शिवन को डीआईजी ड्रो से सेंट्रल रेंज मंडी में तैनाती दी गई है। ये बड़े 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले की रिलीविंग एक को ड्रो से मंडी लगाया गया है। अब क्राइम की बात करें तो जुबाली में छात्राओं ने लगाया अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप। ये काफी गंभीर मामला बन चुका है। जिस प्रकार से पहले शिमला के चौपाल में, फिर मंडी में ये मामला सामने आया, अब कांगड़ा में भी चौंकाने वाला ये वाक्य सामने आया है। कांगड़ा जिला के ज्वाली में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अपने ही अध्यापक पर बुरी नजर रखने, उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अध्यापक पढ़ाई के समय छात्रों से अश्लील हरकतें करता था। छात्राओं का आरोप है कि उक्त अध्यापक उन्हें पेपरों में फेल करने की धमकी भी देता था। इस सारे मामले को लेकर जमा एक ही छात्राओं ने पहले स्कूल टीचर्स को बताया, यानी कि फीमेल टीचर्स को बताया, उसकी मौखिक शिकायत की। इसके बाद भी अध्यापक हरकतों से बाज नहीं आया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती देख छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया। पुलिस ने स्कूल में पहुंचकर अध्यापक को पुलिस थाने बुलाया। पुलिस अध्यापक से थाना में बाकायदा पूछताछ भी की गई है। एक छात्रा पिता ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम सुक्खू से इसकी शिकायत की जाएगी। डीएसपी ज्वाली के अनुसार पुलिस ने अध्यापक को थाने बुलाकर पूछताछ की और मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये 3 वाकये आ चुके हैं। चौपाल में दुकानदार, स्कूल के बाहर दुकानदार बच्चियों से जिस प्रकार गलत हरकतें करता था, फिर मंडी का मामला, अब कांगड़ा का मामला। अब पुलिस का कहना है कि अब इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन बेहद जरूरी है। यहाँ पर जागरूक अभिभावकों को भी रहना, स्कूल टीचर्स को भी रहना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अब टीचर्स के खिलाफ ऐसी मुहिम भी शुरू हो जाए, खासकर वह सख्त टीचर जो पढ़ाने के लिए बच्चों पर सख्ती करते हैं, होमवर्क के लिए जो बोलते हैं, या पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगाने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं। अब इसकी आड़ में ऐसे मामले भी शुरू हो सकते हैं। ये भी एक दूसरा पहलू पुलिस के सामने आ रहा है। इसके चलते पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों को लेकर ठोस जांच की जाएगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आरोप गलत पाए गए तो इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए सभी को जागरूक होना बेहद जरूरी है। क्योंकि वाकई अगर हिमाचल की बच्चियों के साथ टीचर्स ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़े से कड़े सजा का प्रावधान यहाँ पर होना जरूरी है, जिसकी पुलिस भी बात कर रही है। लेकिन अगर पढ़ाई के लिए कोई टीचर्स बोलता है या डांटता है या उन पर किसी प्रकार की अगर उनके हित में उन्हें रोकने का प्रयास करता है, फिर ये सोचने वाली बात होगी। बहरहाल यहाँ पर पिता ने भी आरोप लगाए हैं जुबाली में, इसलिए ये मामला बेहद गंभीर है। उधर फेसबुक पर दोस्ती करके लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिमला के ननखड़ी थाना में एक नाबालिग की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। पूरे मामले को लेकर हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला शिमला जिला के रामपुर उपमंडल का है। 17 साल की एक बच्ची ने 2020 में
चौपाल क्षेत्र के एक रजत नामक व्यक्ति से फेसबुक पर दोस्ती हुई। जो कंप्लेंट में कहा है कि चौपाल का एक रजत युवक था, उसके साथ उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बात करते थे। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक जून 2023 में रजत ने उसे ठियोग बुलाया, जहां पर उसे एक होटल में रखा, अपने साथ रखा, उसके साथ जबरदस्ती उसकी बिना सहमति के दुष्कर्म किया। उसके बाद वह ननखड़ी आया और एक होम स्टे में कमरा लिया। वहां भी रजत ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर 2023 को रजत उसे अपने घर ले गया, जहां पर भी बिना उसकी सहमति के उसके साथ गलत काम किया और उसका एक गंदा वीडियो भी बना लिया, क्योंकि गंदा वीडियो ब्लैकमेल करने के लिए बनाया। पीड़िता का आरोप है कि रजत ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और गंदे वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि इसके बाद रजत ने वीडियो को डिलीट करने के लिए उससे पैसों की डिमांड कर डाली। जब तंग आकर उसने मिलने से मना कर दिया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो उसके परिजनों को व्हाट्सएप पर भेजकर इसे वायरल करने की धमकी दी। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया, इस मामले में रजत के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 376, 506 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड लेने के बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। चुवाड़ी में एक नूरपुर के युवक की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। चुवाड़ी मेले में हुई कहासुनी के बाद वहां पर गैंगवार हुआ। दो गुटों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें नूरपुर महला डन्नी के निखिल की निर्मम हत्या कर दी गई। 24 साल का निखिल अपने दोस्तों के साथ चुवाड़ी मेले में पिछले कल आया था। रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 4 युवकों को, विनय, अंकुश, अतुल और अंकित को हिरासत में ले लिया, क्योंकि शक के आधार पर जिसमें इनकी स्लिपता बताई जा रही है, मामले पर 4 को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक ड्राइवर बताया जा रहा है, एक ने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा है, 2 बिल्कुल बेरोजगार हैं और 5वें की तलाश पुलिस को जारी है। पूछताछ में इन 4 का कहना है कि हमारी आपस में झड़प हो गई, 2 गुटों में झड़प हो गई, हमारे पर हमला कर दिया और इस बीच बचाव में एक युवक ने इसको चाकू घोंप दिया, चाकू मार दिया। अब 4 युवकों का कहना है कि इसमें जब खुली सड़क पर, खुले रेन शेल्टर के बाहर वहां पर गैंगवार चलता रहा, और उससे भी बड़ी बात कि युवाओं के पास चाकू कैसे आया, वेपन कैसे आया, वहां पर एक बड़े स्तर पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिन माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया वह बच्चा वापस नहीं आएगा। गुनाहगारों को जरूर हवालात में भेज दिया जाएगा, उन्हें सजा भी मिल जाएगी, लेकिन जिन माँ बाप का लाडला चला गया वो मुड़कर नहीं आएगा। और आधी रात के समय, क्योंकि ये घटना 1 से 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है, ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आधी रात के समय ये सड़क में क्या कर रहे थे और क्या वहां पर पुलिस गश्त नहीं कर रही थी, पुलिस को केस की सूचना नहीं मिली। बहरहाल इस पूरे मामले में 4 युवाओं को डिटेन कर लिया गया है और 5वें की तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से वहां पर सनसनी का माहौल है। आज बरसात की शुरुआत के चलते फ्लैश फ्लड की सूचना, उदयपुर में बाढ़ आने की सूचना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर सब डिवीजन में बीती रात तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड आया। इसमें उदयपुर तांदी स्टेट हाईवे मडग्रां नाला के पास रात 3 बजे से बंद हो गया। इसके बंद होने के बाद बड़ी संख्या में वाहन सड़कों के दोनों ओर फंस गए। आज सुबह 11:30 तक हाईवे को सभी प्रकार के वाहनों के लिए हालांकि खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी मौके पर पहुंची और करीब 8 घंटे बाद सड़क को बहाल किया जा सका। स्टेट हाईवे में फंसे हुए सभी वाहनों को भी अब निकाल दिया गया है। वहीं सोलन जिला के भी कुनिहार में आज दोपहर करीब 3 बजे बादल फटने की एक घटना पेश आई। इसके बाद घंबर पुल और आसपास के इलाकों में 7 मिनट तक तेज बारिश हुई, यानी कि बादल फटने जैसी बारिश हुई। इसमें घंबर पुल पर काफ़ी मलबा आ गया। इसके बाद कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया। बारिश के बाद आई बाढ़ से सारा मलबा घंबर पुल में 3 दुकानों में घुस गया। इससे एक ढाबा जमी 2 हो गया। अचानक आई बाढ़ में 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मलबे में एक व्यक्ति अपने छोटे बेटे के साथ भी फंस गया।
अगर मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसी प्री मानसून की बौछारों से शिमला, मंडी, सोलन, कुल्लू, चंबा के कई स्थानों में बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के साथ मानसून की एंट्री होगी। 27 से 30 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में इसी दौरान मानसून की एंट्री भी होगी। 28 जून को हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश के बाद हिमाचल में गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उन तमाम लोगों को जो अपनी यात्रा का प्लान कर रहे हैं 28 जून के आसपास, उन्हें जरूर सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में देखा गया है मानसून की एंट्री पर पहली बरसात में भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसके चलते सावधानी जरूरी है और मौसम विज्ञान केंद्र की पूर्वानुमान के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश का राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं और अपना विशेष ध्यान रखें।